नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है तराजू। यह मनोरमा महापात्र जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पीड़ा एक बहुत बड़ा शस्त्र है। प्रेम और पीड़ा मानो जुड़वा हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन यह एक ऐसा पैना हथियार है जो तमाम बाधाओं को काट सकता है। जाने क्यों नर्मदा का मन कहता है कि बात असल में सही है। दिन का यह समय वाकई बहुत पीड़ादायी है। स्कूल, कॉलेज और कचहरी जाने का समय हर कोई जाने के लिए जल्दी कर रहा होगा। नर्मदा को लगता है मानो उसकी दशा चारों ओर मुंह मारने वाली बिल्ली की तरह हो जाती है। एक एक कर सातों ट्रे में खाना परोस टेबल पर सजा देती है नर्मदा, लेकिन मछली की सब्जी परोसने की जिम्मेदारी सिर्फ काकिया सास की है। सबके लिए कटोरियों में रख देती है काकिया सास। उन्हें ले जाकर टेबल पर सजाने का काम नर्मदा का है। क्या इतना भी नहीं करती वह? जेठ के आगे भला कौन परोसता? हम तो आधुनिक पढ़ी लिखी बहू नहीं। काकिया सास होंठ दबाकर हंसती है। किंचित टेढ़ी होती वह हंसी व्यंग और टोंट कसती हुई कनखियों से देख लेती है शिवली की ओर। नर्मदा की देवरानी है शिवली। ठीक उसी समय वह अपने बच्चे को दूध पिलाती होती है। बच्चे को छाती से चिपकाकर होंठ घुमाती हुई हंसती है। जीभ से होंठों को गीला करके उसके एक किनारे को दांत से दबाकर मुस्कुराती है। डांट, जलन, व्यंग, विद्रूप। नर्मदा परेशान हो जाती है। क्या ठीक इसी समय शिवली का बच्चा दूध के लिए रो उठता है? इतना ही नहीं, जिस वक्त सभी स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने की हड़बड़ी में होते हैं, उसी वक्त फूफी सास अपने पूजा घर में जाप करने बैठ जाती है। सास पालक बनाती रहती। गरम गरम पालक की सब्जी ससुर जी को अच्छी लगती है और देवकांत को भी। तभी सबके सामने निर्लज्ज की तरह नर्मदा से पति देवकांत को ही बार बार कहना पड़ता है, कॉलेज का समय हो गया है, जल्दी से खाना खा लो नमी। लेकिन अपने लिए खाना परोस कर बैठ जाना बड़ा अटपटा सा लगता है नर्मदा को, जबकि छत की बिल्ली की तरह वह बार बार अपनी कलाई घड़ी की ओर देखती रहती है। उधर कर्तव्य का आह्वान है तो इधर ससुर साहब को खिलाने का दायित्व भी है। दोनों ओर के बराबरी के आकर्षण के बीच वह असहाय लटक रही है। आखिर सास ही परोस देती है उनके लिए एक ही थाली में। भात के साथ तमाम सब्जियों से थोड़ी थोड़ी लेकर ना ना करती हुई हाथ हिलाती है नर्मदा। रहने दें अम्मा, और कोई लोग हैं खाने के लिए? घर पर किसी ने नहीं खाया है। रसोई घर में जहाँ सब्जी के छिलकों का ढेर है, वहीं पर उकड़ू बैठकर खाती है नर्मदा। जल्दी जल्दी में पीढ़ा भी हाथ नहीं लगता। भात में सब्जी मिलाकर 2 कौर में निगल जाती है वह, वो भी देवकांत के बार बार ताकीद करने पर। यही समय है जब रसोई घर के दूसरी ओर बरामदे में बैठकर बच्चे को दूध पिलाती है शिवली, और वहीं पर बैठकर पान लगाती हुई काकिया सास चाय पीती रहती है। सुनने की इच्छा ना होते हुए भी उनकी बातें तीर की तरह चुभ जाती हैं नर्मदा के कानों में। नरमी से एक एक शब्द पर जोर देकर पूछती है शिवली, इस समय चाय क्यों पी रही हैं काकी? खाना नहीं खाएंगी क्या? खाना? आहा, पति और जेठ के साथ मुकाबला करके ना खाने से नहीं चलेगा क्या? औरत होकर मर्दों के साथ बैठूं? आग लग जाए मेरी जनानगी में। क्यों काकी जी, काका साहब क्या साथ नहीं बिठाते? ये तो सरासर अन्याय है उनका। दबी जवान हंसती रहती है शिवली। हाँ बेटी, जवानी में जो ना हुआ अब बुढ़ापे में क्या होगा? सबके पीछे खाना ही हमारी तकदीर में लिखा है। सूखा ठंडा भात, सब्जी हो ना हो, जो चालाक हैं उनके लिए तो मैं और पति एक सार ही। शेष सभी होते हैं गैर वाली बात है। तभी तो गरम गरम खाना खाकर पति के साथ फुर स्कूटर पर। काकी, आप स्कूटर पर गई हैं कभी? जाती क्यों नहीं? शिवली का बेटा क्या घंटों दूध पीता है? छी छी छी, कैसी बात सोच रही है नर्मदा। फिर भी मछली के पूंछ वाले भाग, जो कि अक्सर उसी के हिस्से में पड़ता है, के कांटे का एक टुकड़ा गले के पास चुभ जाता है। जल्दी से अपनी थाली उठाकर
टेबल पर से बर्तन उठाकर ले जाती है नर्मदा। फिर तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकलकर रसोई घर के पास पहुंचती है। उसे यह दिखावे जैसा लगता है, फिर भी थूक निगल कर कहती है, अम्मा मैं जा रही हूँ। सास जवाब नहीं देती। शायद देवकांत के साथ यूँ निकल पड़ने का अनुमोदन नहीं कर पाता है उनका दिल। फिर भी नर्मदा को जाना ही पड़ता है, लेकिन ये बातें भी उनके साथ उतनी दूर तक जा सकती हैं। काकिया सास का स्वर अच्छी तरह पहचानती है वह। बेशरम, इस ढंग देखो। सास के मना करने पर जैसे रुक जाएगी, छोड़ देगी नौकरी। शिवली भी उनके स्वर में स्वर मिलाती है, कह उठती है, ढंग है ये उनका। अभिनेत्री जो है, क्या आप नहीं जानती? नर्मदा का मन करता है कि लौट आए और दो कड़े शब्द सुना दे उन्हें। उसके तर्कस में भी आघात देने वाले तीर भरे हैं, लेकिन तभी उसे याद आती है कि और भी कई प्रश्नों का सामना करना है। कई जोड़ी कोमल नरम आंखों के अमिट प्रश्नों का उत्तर देना होगा उन्हें। शिवली किसी दिन लूडो या ताश खेलती रहती, तो किसी दिन लाइन के पास बैठकर नाखून कटवाती या आलता लगवाती रहती, अथवा पान बटुआ लेकर संसार भर की गप्पे कर रही होती। कभी रेडियो बजता है तो कभी रिकॉर्ड प्लेयर या टेप रिकॉर्डर। शिवली अपने जेवर का बक्सा खोलकर सबको दिखाती रहती। बसंती रंग की एक हल्की सुंदर सी साड़ी पहनी हुई होती, पीठ खुली होती और उसके गीले लंबे बाल फैले हुए होते। शिवली सुंदर है। सिर पर पंखा चल रहा है, पास में महफिल जमी है और एक एक करके अपने 100 तोले वजन के भिन्न भिन्न डिजाइन के गहने दिखा रही होती शिवली। साथ ही उनके साथ जुड़े रोमांचकारी इतिहास का भी वर्णन करती थी। कहाँ से और कितनी चालाकी से उसने किस डिजाइन का संग्रह किया था, किस सुनार के पास कौन सा जेवर बनवाया था आदि। विधवा फूफी सास झुक झुक कर जेवरों का वजन परख रही थी। पड़ोस की बिंदु मौसी शिवली की बातों को ऐसे पी जाती थीं। काकी अवश्य ही नर्मदा के कॉलेज से लौटने का समय जान जाती है, तभी तो कॉलेज से लौटकर घर में पैर रखते ही उनकी आवाज़ सुनाई देती है। नर्मदा का मन बैठ जाता है। क्या देख रही हो जी? भला मोहन कॉन्ट्रैक्टर की आलोचना करने वाला कोई पैदा हुआ है अभी तक? एड़ी से चोटी तक कहीं कोई नज़र आ रही है किसी की? इस मोहल्ले में और भी बहुएं आई हैं, इस तरह का फर्नीचर किसी ने देखा है कहीं? बिंदु की अम्मा ताल मिलाती है, अजी इसी घर की ही बात देख लीजिए, बाहर क्या झांकना, यहाँ भी एक बहू है। क्या कहते हैं कि बड़ी बहू होती है घर की शोभा। कभी किसी ने कान से सुना है या आँख से देखी है एक टुकड़ा मिठाई बहू के मायके की? पूछ आइए मोहल्ले भर से। उनकी ओर मुखातिब होकर एक एक शब्द पर जोर देकर शिवली कहने लगती है, उनकी बात छोड़ दीजिए मौसी, वे तो कमाऊ बहू हैं, खुद पसंद करके जेठ जी लाए हैं। किसकी हिम्मत है जो उनके सामने मुंह खोल सके? रही बात मेरे पापा की, अरे बाप रे, न देने का चारा कहाँ है उनका। अपनी लड़कियों के लिए 2 पैसे न जोड़े तो शादी की आशा ही छोड़ देनी होगी। लड़कियों के लिए उन्होंने जिस निमंत्रण में बढ़ाया है, 7 जन्मों में भी वे अपने लिए वर ढूंढ नहीं सकती, भले जन्म जन्मांतर कुंवारी रह जाएं। काकिया सास बीच में ही बोल उठती हैं, क्यों ना वैसी ट्रेनिंग दी, मंगनी में लड़कियां चल जाती, अब तेरी लड़की पैदा हो तो सिखाना उसे, घर पर सिखाने वाली जो है क्यों नहीं सीखेगी? ना बाबा ना, हमें नहीं चाहिए वैसी सीख, हम ऐसी ही ठीक हैं, कहती हुई मुंह फिरा लेती है शिवली। गुसल खाने का नल खोलकर नर्मदा कपड़े साफ करती या नहाती होती है, वह वक्त सब जानती है। नर्मदा को लगता है जैसे उसे सुना सुना कर ही ये वाक्य बाण छोड़े जा रहे हैं। अपने को डांट लेती है नर्मदा। हर बात में बुराई देखना मानो आदत सी बन गई है। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी इन छोटी छोटी बातों की ओर उसकी नज़र क्यों जाती है? सारी बात अपने ऊपर क्यों ले आती है? आखिर औरतों की प्रकृति होती ही ऐसी है, कहाँ जाएगी? हाँ, प्यार करने से पीड़ा को नई नई पीड़ा से गुजरना पड़ता है। आत्मत्याग का आनंद जिसने अनुभव नहीं किया, उसकी सारी शिक्षा बेकार है। ये सब देवकांत की बातें हैं। संदेह नहीं कि मन को काबू में करके निर्विकार होकर बड़ी ही सावधानी से घर में घुसती है नर्मदा।
बिंदु मौसी के चरण छूकर प्रणाम करती है, झुककर नन्हे मुन्ने को दुलार देती है। शिवली मुस्कुरा कर कहती, थोड़ी देर बैठेंगी दीदी, या कहीं जाना है? और कोई इंगेजमेंट तो नहीं, कहीं कोई मीटिंग तो नहीं कॉलेज में? शरीर में मानो आग सी लग जाती है सुनकर। बिना कुछ कहे नीचे बैठ जाती है नर्मदा। शिवली करवट बदलकर बच्चे को दूध पिलाने लग जाती है। दोनों हाथ उठाकर काकिया सास जम्हाई लेती है। शरीर को तोड़ मरोड़ कर कहती है, बदन बड़ा कसमसा जाता है रे शिवली। देर सवेर का खाना इस शरीर को और बर्दाश्त नहीं। कैसे होगा? जाऊं, लेट जाऊं? फिर से जम्हाई लेती हैं वह। नर्मदा पूछती है, अदरक डालकर थोड़ी सी चाय बना लाऊं काकी? 2 घूंट पी लेने से शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा। आप भी तनिक बैठ जाएं मौसी, बस मैं अभी चाय लाई। चाय बनाने के लिए ऊपर चली जाती है नर्मदा। ही करके पान से कसे 2 कतार दांतों को दिखाकर हंस उठती हैं काकिया सास। कहती हैं, अरे किसी बड़े आदमी ने झूठे थोड़ी ही लिखा है कि भोजन में लालची न मांगे कभी शर्म से, बगल वाले का पत्तल दिखाता सूपकार को। कहते हैं ना कि बच्चे के नाम से माँ खा लेती है। ये क्यों नहीं कहती कि तुझे चाय पीने की इच्छा है? काकी को भी उसमें जोड़ लेती है। ना री ना, मुझे ना चाहिए चाय वाय। वक्त बेवक्त सूखा रूखा भात जो खा लिया है, तभी से खट्टी डकारें आ रही हैं। शिवली होंठ दबाकर हंसती है। आखिर महफिल खत्म हो जाती है। नर्मदा जैसे एक दुष्ट ग्रह है, एक उल्का। वह मानो कहीं खप नहीं सकती, लेकिन क्यों? स्वाभाविक बनने का भरकस प्रयत्न तो वह करती आ रही है। तो फिर सवाल पर सवाल करती है वह अपने से। चाय बनाती है, ससुर साहब और दूसरों को बिस्कुट के साथ चाय दे जाती है, खुद भी पीती है। कभी कभार नर्मदा के कॉलेज से लौटते वक्त भी खाना खाती हुई नजर आती हैं। थाली पर गरम गरम सहजन की फली, रायता, पालक, सूखी मछली, पालक आदि मजा लेकर खाती रहती हैं ये लोग। तरह तरह के छीमियों के डंठल चबा रही थी शिवली। उसके पास उसकी छोटी बहन उमा और काकिया सास भी सहजन चबा रही थी। नर्मदा को बहुत अच्छा लगता है ऐसा परिवेश। ऐसे ही एक शिथिल जीव के स्वाद भोगने का लोभ होता है उसे। लेकिन तभी खुशी से प्रकाशित होने वाले मुख पर बड़ी निष्ठुरता से कालिक पोत दी है काकिया सास ने। क्या देख रही हो? अरे यह तो औरतों का खाना है। मर्दों के साथ बैठकर खाने जैसा अच्छा खासा खाना नहीं है। इतने बड़े परिवार में सब्जियां कहाँ पूरी पड़ती हैं। पीछे रहने पर ऐसे ही डंठल सब चबाना पड़ता है। वो थाली के पास मछली और झींगों के कांटों का ढेर हो गया था। फिर भी अपने को अपराधीन महसूस कर रही थी नर्मदा। इस घर की बहू होकर वह सबसे पहले खा लेती है। वह भी कॉलेज से लौटकर इन लोगों के साथ खाना खा सकती थी। क्या उसे लोभ नहीं होता इस प्रकार एक अलसाई दोपहर के हर एक लहजे का जी जान से उपभोग करने को, बिना किसी आवेग, उत्कंठा और व्यस्तता के बहुत ही हल्के भाव से घंटों नहा धोकर दर्पण के सामने बैठ एक सुंदर बिंदी लगाकर हल्की सी साड़ी पहन किसी हल्के संगीत की एकाध पंक्ति गुनगुनाने को? ऐसे ही हल्के मन से पिछली रात की स्मृतियों की पिटारी खोलने की उसकी इच्छा नहीं होती? लेकिन उसके लिए फुर्सत कहाँ? जिंदगी जैसे बड़ी तेजी से भाग रही है। बस रास्ता एक तरफा है, लौटने का सवाल ही नहीं उठता। कितनी ही बार नर्मदा ने खुलकर कहा है, रहने दीजिए माँ जी, कॉलेज से लौटकर खा लूँगी। लेकिन सास जी छोड़ती ही नहीं। खाली पेट रहने से पेट में गर्मी चढ़ जाएगी, अभी कच्ची उम्र है। काकिया साठ होंठ फैलाकर हंसती हैं। मुंह मोड़कर शिवली कहती है, मुझसे सिर्फ 5 साल ही तो बड़ी हैं। हाँ, उम्र कच्ची क्यों नहीं होगी, कमाऊँ है ना। हर महीने सास के हाथ में जो रोकड़े रख देती हैं। काकिया सास फुफकार उठती है, अरे जाओ भी, क्या रुपया दिखा रही है? तेरे बाप ने जो दिया है उसकी जिंदगी भर की कमाई भी भला उसके बराबर होगी। छोड़ो भी, अभी जाने कैसी कैसी बातें मुंह से निकलेंगी। कटकी झटकी है, सुहागी होकर एक रेशमी साड़ी ले आई है, भला कितने रुपए की होगी। माँ जी आपके लिए लाई हूँ। ससुर के लिए 1 टिन बिस्कुट, फलों की टोकरी और 1 जोड़ी रेशमी धोती। और मेरे लिए
मेरे लिए एक टांगाइल साड़ी, ये भी कोई चीज़ है? उस साड़ी को तो मैं धोबिन को दे दूंगी। अरे तुमने घर की लाश तक नहीं रखी, बूढ़े की छाती में तो तूने आरी चला दी। उसी शौक से बूढ़े ने बिस्तर पकड़ लिया है। इस खानदान में आग लगा दी तूने, अब घूस दे रही है, 2 कौड़ी की चीज़। वे तो ससुर साहब के लिए स्वेटर बुन रही हैं। अरे जा जा, तेरे पति जीवन ने अमेरिका से जो कोट भेजा है उसके मुकाबले में ये स्वेटर है किस गिनती में। मैं कुछ नहीं कहती, समझी? मैं ज़बान बंद रखती हूँ ना, तभी तो ये घर गृहस्थी चल रही है, वरना देबू ने जैसा काम किया है ना, छी छी छी, इस खानदान पर कालिख लगा दी। चुप हो जाएं काकी, कॉलेज से आ गई है, सुन लेगी। आने दो, क्या मैं डरती हूँ किसी से? ना मैं किसी की दया पर निर्भर हूँ और ना ही किसी की कर्जदार हूँ। सच पूछो तो मेरे ही बाप के घर में रह रहे हैं ये सब लोग, किस मुंह से रौब जमाएंगे? इस तरह की बातें कब होती हैं? उस सुनसान चिकती दोपहर में। उस समय दफ्तर से कोई नहीं लौटा हुआ होता, बस नर्मदा ही लौटी होती है। गुसलखाने में देवकांत की जांघिया गंजी कुर्ता पजामा साफ कर रही होती है। ये सब ना सुनने को, कान पर हाथ रखने पर भी सारी की सारी बातें एक एक कर कान में घुस ही जाती हैं। शरीर की हड्डियों से लेकर रक्त कण तक को झकझोर देती हैं ये बातें। क्रोध, घृणा, अभिमान और अपमान की मिली जुली एक विचित्र अनुभूति होती है उसे। किससे शिकायत करेगी? देवकांत से? वे तो मनुष्य नहीं देवता हैं, और देवता मनुष्य का दर्द नहीं समझ सकता। देवकांत हंसकर टाल देगा इन बातों को। आह, इतनी छोटी छोटी बातों को सुनती क्यों हो नमी? कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम तो इतनी नीचे नहीं गिर सकती ना। खाली उतना ही नहीं, इस ओर की जिम्मेदारी भी क्या मैं अच्छी तरह निभा पाती हूँ? कहाँ मिलता है अध्यापन का अखंड आनंद? मानो एक प्रकार के अपराध बोध से हृदय में जलन का अनुभव हो रहा है। ना वह छात्राओं के प्रति न्याय नहीं कर पाती। खुद छात्रा रहते हुए नर्मदा ने कसम खाई थी कि पढ़ाने में वह तिल भर भी त्रुटि नहीं करेगी। जिज्ञासु छात्र छात्राओं के सैकड़ों सवालों का जवाब देने के लिए वह समर्थ है, वह अवश्य कामयाब होगी। लेकिन क्या नर्मदा सफल हुई है? यहीं पर सुई चुभ जाती है। बहुत ही असहाय लगता है नर्मदा को। जिस काम के कारण इतनी आलोचना सहन करनी होती है, उससे भी कहाँ सुख संतोष मिलता है उसे। माना कि वह सवेरे खाना नहीं बना पाती, पर रात को तो बनाती है। फिर खुद पढ़े बिना वह कक्षा में कैसे छात्राओं को पढ़ाएगी? साथ ही उसे रोज का अखबार भी तो देखना होता है। लेकिन आश्चर्य है, इनमें से कोई भी इस बारे में क्यों नहीं सोचता? अद्भुत तर्क करता है देवर सुब्रत। बचपन में आप अच्छा पढ़ रही थी, रात को उनींदे रहकर मेहनत करती थी, जिसके इनाम के रूप में यह नौकरी मिली है। अब इसका मतलब यह तो नहीं कि आप जी जान से छात्राओं को पढ़ाने का बीड़ा उठाएंगी। वे भी आपसे पढ़ने की आशा लगाए बैठे हैं। अपराध बोध, ये सब पागलपन है इस जमाने का। सरकारी नौकरी से कोई आपको आसानी से निकाल भी तो नहीं सकता। ये पागलपन है, लेकिन हर घड़ी डसता है नर्मदा को। गहरी रात को जब अपना सारा काम खत्म करके किताबें लेकर नर्मदा एकांत में बैठने को होती है कि तभी नरम स्वर में देवकांत बुलाता है। तेज उत्ताप और आवेग भरे स्वर में धीमी आवाज में वह कहता है, ए नमी, जरा आओ ना, ये रोशनी अच्छी नहीं लगती, जरा पैर दबा देना। ये भी तुम्हारी ही एक और जिम्मेदारी है, अच्छा लगेगा, आओ आओ ना। इसके बाद नर्मदा और क्या करती? ये तो सिर्फ फरमाइश ही नहीं है, उनका प्राण भी तो चाहता है थोड़ा सा मधुर स्पर्श, प्रेम की अमिट पीड़ा जिसे वह इतना चाहती है, उसे खुश किए बिना चैन कहाँ। और उसकी हंसी ही जैसे नर्मदा के होठों पर प्रतिफलित हो उठती है। एक अनुपम अनुभव है। दिन भर का क्षोभ, ग्लानि सब कुछ भुला देती है नर्मदा। अपमान के सारे स्तूपीकृत तुषारखंड गल जाते हैं। प्रणय के उत्तप स्पर्श से मुक्ति का सच्चा स्वाद अनुभव करती है नर्मदा। लेकिन दूसरे ही क्षण जाने उसके कान इतने तेज क्यों हैं? हमेशा ऐसी बातें पता नहीं उसके कानों में कैसे आ ही जाती हैं। रजिस्टर लिए कक्षा से बाहर निकलते ही किसी ने पीछे से कहा, अच्छा ये फर्स्ट क्लास।
फर्स्ट हुए थे ना, गजब है। पता नहीं कैसे क्या पढ़ाते हैं। क्यों नहीं, सुंदर जो हैं, ऐसी सुंदरियां ही तो हर जगह बाजी मार लेती हैं। चुप करो, श्रावणी ने प्रतिवाद किया। ऐसी बात मत करो। देवा दीदी की क्लासमेट थी ये, खूब अच्छा पढ़ाती थी वह, एकदम ब्राइट कैरियर। अच्छा नहीं पढ़ाती कहकर देवा दीदी ने विश्वास ही नहीं किया। जानती हो, इन दिनों कॉलेज के सेमिनार में गजब का लेक्चर दिया है। छोड़ो भी, शादी के बाद इस ओर अब कहाँ मन लगता होगा, वो भी लव मैरिज। अब तो सिर्फ पिक्चर, पिकनिक और फैशन का ही दौर चल रहा होगा। पाठ पढ़ाएंगी तभी तो पढ़ाएंगी ना। ये जा रही हैं, सुन लेंगी। कितना शोर मचाती हो। हाँ सुन ले। सुनने पर ही तो थोड़ी सिंसियर होंगी, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगी। सुनना चाहिए उन्हें। उफ, चाबुक की मार क्या इन वाक्यों से अधिक कष्टदायी होगी। अपने प्रति अकारण क्षोभ और क्रोध से नर्मदा का हृदय जलने लगता है। ना तो वह आदर्श बहू हो पाई और ना ही आदर्श अध्यापिका। माना कि वह अपना फर्ज अदा कर पा रही है, लेकिन क्या करे वह। एक इतवार तो है जिस दिन वह खूब पढ़ सकती है, लेकिन कितना समय मिलता है उसे। उस दिन शिवली के मायके से मिठाई लेकर फिएट कार आती है। 2 साल के लिए दामाद फॉरेन गए हैं। बच्ची उनकी ससुराल में काम करते करते थक गई होगी। हफ्ते में 2 दिन मन बहलाना जरूरी है। भोर होते ही शिवली चल दी मायके और काकिया सास अपने भाई के घर। और नर्मदा किस मुंह से कहेगी वह अपने मायके जाने की बात। मिठाई और गाड़ी लेकर आया है कोई भाई उसे बुलाने। भाई, नर्मदा की आंखें गीली हो जाती हैं। कौन ला देगा उसे उसके भाई को। इकलौता भाई प्लूरेसिस में मारा गया। पिताजी रिटायर्ड क्लर्क हैं। घर पर 4 बहनें और हैं। कितनी उम्मीदें लेकर पिताजी ने नर्मदा को पढ़ाया लिखाया था। नर्मदा ने भी वचन दिया था कि बहनों का भार लेगी, लेकिन क्या कुछ कर पाई वह। सिर्फ पीड़ा, अपमान। पैर तले की जमीन धंसती चली जा रही है। वह उस ओर की पुकार की उपेक्षा कर आई है नर्मदा। इस महान आमंत्रण को स्वीकार कर दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या मिला है उसे। इस प्रकार सर्वस्व समर्पण कर जो पूर्णाहुति दी है, उसका आनंद तो महान और पावन होना चाहिए था। तो फिर क्या वाकई उसे कुछ नहीं मिला। बचत के खाने में शून्य ही नजर आता है, केवल अनबन। छी, कैसी छोटी बात सोच रही है वह। क्या देवकांत ने भर नहीं दिया है उसके जीवन को। साथ ही उसे सास ससुर, स्नेह, सम्मान, वधू की मर्यादा आदि सब कुछ मिला है। तो फिर दिन भर अगर वह स्नेह के प्रतिदान के लिए जी तोड़ प्रयास करती है, 6 दिन का नुकसान भरने तथा चक्रवृद्धि की दर से कर्ज चुकाने के लिए इतवार के दिन वह जी तोड़ परिश्रम करेगी, तो इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है। करना क्या उसका फर्ज नहीं है। वैसे पढ़ना और पढ़ाना भी उसका फर्ज नहीं है क्या। ना, भले ही वह नौकरी छोड़ देगी, पर कर्तव्य बोध नहीं छोड़ेगी। नौकरी, वह तो एक महाकाय पाइथन है जो उसके गले पड़ा, उसका निस्तार नहीं है। हमारे जीवन के प्रणय प्रथम की तरह विचित्र है वह अनुभव। ना पकड़ते बनता है और ना छोड़ते। महीने के अंत में तनख्वाह पाने का लोभ क्या अकेले उसी का है, इस परिवार के अन्य किसी का नहीं। किस लिए वह सवेरे सवेरे स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती हैं नर्मदा को। क्या इस नौकरी की बदौलत उसने खड़े होने भर की ज़मीन हासिल नहीं की। रात रात भर ढेर सारी किताबों की छानबीन कर विद्यार्थी जीवन की तरह थर्मोफ्लास्क में चाय रखकर उसने नोट बनाए। पढ़ने में उसे संतोष नहीं हो रहा है, अखंड तृप्ति नहीं मिल रही है। इसलिए ओह, कितना आनंद अनुभव कर रही है। इसलिए पढ़ने लिखने में अपने को पूरी तरह खो दिया है। जैसे विद्यार्थी जीवन के 6 साल उन्होंने पढ़ाई में खो दिए थे। यही कारण है कि विश्वविद्यालय का मेधावी छात्र देवकांत मुग्ध हो गया था, विह्वल हो गया था। बड़े आग्रह के साथ हाथ बढ़ाया था उसकी ओर। 3 बार आकर लौट गया देवकांत। क्या नर्मदा को दिखाई नहीं देता। पता नहीं मेरा तौलिया कहाँ गया। अरे पेस्ट कौन ले गया यहाँ से। नर्मदा को मानो कुछ सुनाई नहीं देता। खूं 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 लगातार खांस रही है।
लेकिन कहाँ है। सवेरे सवेरे चाय का घूंट गले उतार लेने पर ही सास के हाथ पैरों में जान आती है। दमे की मरीज तथा कई संतानों की मां होने पर भी आदत से मजबूर वह दिन भर काम में लगी रहती हैं। पुराने ज़माने के लोगों का आधा समय पति की सेवा में लगता है। पति ने 7 बार बुलाया है, क्या नर्मदा आज उन्हें चाय नहीं देगी। सास की खांसी बढ़ती जाती है। समय बहुत हो गया, स्टोव कई दिनों से खराब पड़ा है, पर किसी ने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया है। सुबह किसी के जगने से पहले ही कोयले वाले चूल्हे में आँच धर देती है नर्मदा, लेकिन आज उसका व्यतिक्रम हुआ है। लेकिन देवकांत तो नीतू से कह सकते थे, परीक्षा खत्म हो चुकी है। चप्पल धसर धसर करके घर पर चलने, दिन भर रात भर पिक्चर देखने, गाना गाने और रेडियो से गाने सुनने के अलावा वह और कुछ करती ही क्या है। ना, इस घर में लड़के एक गिलास पानी तक अपने हाथ से लेकर नहीं पिएंगे। देवकांत तो इस बात को समझता, लेकिन ज़रूर ही उधर कोई अनहोनी हुई है, वरना देवकांत सदा प्रसन्न उज्ज्वल मुंह इस प्रकार अस्वाभाविक रूप से गंभीर क्यों होता। लेकिन क्या जानबूझकर नर्मदा उसकी अवहेलना करती है? तो आखिर क्यों देवकांत इस तरह गुस्से में आकर उस पर फट पड़ता है? क्या कर रही थी अब तक? सुबह सुबह बूढ़े सास ससुर पढ़ी लिखी बहू से एक कप चाय पाते थे, पा करके कृतार्थ हो जाते थे। तुम अनुग्रह करती थी, उन पर दया करती थी। अभिनय तो खूब कर लेती हो। कई दिन तक अभिनय करने के बाद अब असली चेहरा सामने आया। सचमुच ठीक पहचाना है काकी ने। पढ़ी लिखी लड़कियों के खून में ही घमंड, अहंकार और लापरवाही भरी रहती है। बहुत दिनों से जमा होता हुआ लावा जब सोए हुए ज्वालामुखी को फोड़कर फटने लगता है, तभी शायद ऐसा ही एक अनुभव होता है। सारी शक्ति बटोरकर दांतों को दबाकर नीरव खड़ी थी नर्मदा। बेहद पीड़ा और अभिमान से फटने वाले ज्वालामुखी के मुंह में विचार, बुद्धि, सहनशीलता और दूरदृष्टि मिश्रित ढक्कन को जोर से दाब रखा था उसने। ज्वालामुखी का मुंह क्रमशः अवरुद्ध हो रहा था, भले ही अंदर लावा का स्रोत बह रहा हो। बड़ा निर्दय है यह मानव समाज। मानव और मानव के बीच के संपर्क को यहाँ तराजू के कांटे से तौला जाता है। किंचित असावधान हो जाएं अथवा तराजू का कांटा थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो सारा संकल्प और सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। सच होता है तो सिर्फ असह मुहूर्त की एक तीखी बात, थोड़ी सी चूक। विश्वविद्यालय से क्या इतनी भी शिक्षा उसे नहीं मिली है? क्या यह चरम परीक्षा समाप्त नहीं हुई है अभी तक? वह पत्नी, बहू, कन्या, अध्यापिका भी है। कल को जननी भी बन जाएगी। क्या वह समर्थ होगी तराजू के कांटे को सीधा रखने में? धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।